रिएक्टल काइनेटिक्स का अगला जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2। अब इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इंस्टेंटेनियस रेट, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन लिखते हैं। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। दिख रहा है सबको? और बड़ा लिखे देखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब देखो यहाँ पर, अब इसका हम लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिखो इक्वल change in concentration minus 1/1 change in concentration of N2 with respect to time, change in concentration of hydrogen with respect to time, change in concentration of ammonia by 2, change in concentration of ammonia with respect to time। क्लियर? अब देखो, बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की और रेट ऑफ अपीयरेंस की। तो ये डिसअपीयर हो रहा है, तो ये अपीयर हो रहा है। अब जैसे अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का लिखना हो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इक्वल लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन से मतलब नहीं है ना ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब होगा। ये सीधे डिसअपीयर हो रहा है। ये लिख क्या आ रहा है? क्या ये बस डिसअपीयर हो रहा है? ये लैंग्वेज में दिख रहा है कि डिसअपीयर हो रहा है, तो उसके लिए वहां पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगेगा, ना कोई कोएफिशिएंट का यूज होगा स्टोइकियोमेट्रिक। इसी तरीके से लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, कौन अपीयर हो रहा है? अमोनिया। क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इस तरीके से। तो यहां तक समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला आता है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करते हैं इसी पर ऐसे ही। सपोज करो कि ये एक ग्राफ दिया गया है, किसके लिए? रिएक्शन हो रही है जिसमें है A प्लस 2B गिव C 3C। ठीक, अब इसके लिए ग्राफ ऐसे दिया गया है और इस ग्राफ में यहाँ पे हमें B का कंसंट्रेशन दिया गया है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, 2 सेकेंड पर कंसंट्रेशन है 20 मोल पर लीटर। ये है मोल पर लीटर और ये है सेकंड। और 4 सेकेंड पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो जो है वो डिक्रीज करके हो गया 10 मोल पर लीटर, राइट। अब हमें यहाँ से पूछ रहा है कि आप बताओ, पहला है, फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन of A, and second rate of appearance of C। C तो अपीयर हो रहा है ना, ये तो डिसअपीयर हो रहे हैं दोनों। अब ये क्वेश्चन दिया गया, हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो पहले हम चलो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इसके लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या लिखेंगे? -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन
of A with respect to time, right, equal minus 1 by 2 change in concentration of B with respect to time. आपको रहा ना समझ में? फिर उसके बाद 1 by 3 change in concentration of C with respect to time. याद रखाया. अब पता क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए. तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इक्वल इसी के तो है ना. तो पहले ये फाइंड कर लें, तो ये तो हमको पता ही चल जाएगा, क्योंकि हम यही फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बी का पता है, बी का हमें कंसंट्रेशन दिया गया है, अलग अलग टाइम मतलब कि टाइम पर दिया हुआ है. तो हम पहले यही फाइंड करते हैं. तो हम फाइंड करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल, इनिशियल क्या था 20 था, फाइनल क्या हुआ 10, 10 माइनस 20. ऐसा सब होने में 2 से कहाँ तक गया 4 सेकंड, मतलब 2 से पहले 2 सेकंड था, इनिशियल 2 सा था, फाइनल क्या हुआ 4. क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, क्या आया माइनस 10.2, आ गया माइनस 5 मोल पर लीटर इनटू सेकंड. ठीक है. तो ये देखो अब हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता चला. अब अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो इसका पता ही चल जाएगा. तो ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. तो रेट फर्स्ट का है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 by 1 change in concentration of A with respect to time equal minus 1 by 2, right, change in concentration of B with respect to time equal, ये कितना पाया माइनस 5 पाया, माइनस 1 by 2 इंटू माइनस 5, क्लियर, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 by 2 यानी 2.5 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड. ये आ गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन. आ गया समझ में कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन ए का आ गया. अब हमें पता करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी. सी का पता करना है. चलो दूसरा यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं इसको मिटा ही देता हूँ, तो चलो भी नोट भी करना होगा, यहाँ लिखता हूँ. ठीक है. तो इसका अपीयरेंस इसके डिसअपीयरेंस के इक्वल है, क्या लिखेंगे 1/3 और ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल, क्या लिखोगे माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर. अब ये ध्यान देना क्या हो जाएगा, यहाँ कितना पाया माइनस 5 है, माइनस 1/2 इंटू माइनस 5, और ये 3 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये हो जाएगा इंटू 3. अभी ऐसे लिखते पहले 1/3 डेल्टा सी, सॉरी वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हमारा आ गया 5/2 आया. अब 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल 15/2, है ना, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, फिर 15/2 आ गया मोल पर लीटर इनटू सेकंड आया. तो देखो इस तरीके से हमने उसका रेट ऑफ अपीयरेंस पता कर लिया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी एक फाइंड कर लिया. आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं, हाँ नोट कर लो इसको. ठीक है. अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में. ठीक है. ये एवरेज रेट और उस पर डिपेंड हमने क्वेश्चन करे. और अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है. इंस्टेंटेनियस रेट पर्टिकुलर एक टाइम पर
रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। तो क्या डिफरेंशिएशन होगी? द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। है, आप बाइक चला रहे हो, अब उस बाइक चल पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या स्पीड है, वो वही तो बता रहा है कि वो उस टाइम पे स्पीड को बताता है स्पीडोमीटर। उसी तरह रिएक्शन हो रही है तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन है, वो है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग? द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction at a particular time, at a particular time is called instantaneous rate। ठीक, इसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब जैसे ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ को आप बना के इसके बीच में रहो, ध्यान से समझना। पहले ये ग्राफ है ये, और ये इस साइड में हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, और इस साइड में आप में हमारा टाइम। अब ये ग्राफ ने बनाया, ये रेट ऑफ जो है वो रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है, और अब इस रेट ऑफ रिएक्शन जो डिक्रीज कर रहा है हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट पर पता करना है, हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है। अब ये सपोज करो कि हमें t सेकेंड ये पर ये पता करना है कि उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये वो पॉइंट है जो ये शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस रेट को, ये पॉइंट P सपोज करो, ठीक है। तो t सेकेंड पर हमें पता करना है इंस्टेंटेनियस रेट, और ये वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, ये इंस्टेंटेनियस रेट को बता रहा है। अब इस पॉइंट को, इस इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करने के लिए अब हमें इसका स्लोप पता करना होगा, और अब स्लोप के लिए हम इस पर एक ऐसे टेंजेंट खींचते हैं AB, ठीक है। तो एक टेंजेंट AB खींच दिया इस पर। अब देखो A क्या है, A जो है वो कंसंट्रेशन एक्सेस का पॉइंट है, B क्या है, B जो है वो टाइम एक्सेस का पॉइंट है, क्लियर। अब अगर हम इसका स्लोप पता करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल tan थीटा, स्लोप tan थीटा। तो tan थीटा क्या है यहाँ पर, OA और OB, ये हो जाएगा, ठीक है। तो OA क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, OB क्या है, चेंज इन टाइम है ये। तो अब इस OA को हमने यहाँ पे दिखाया डेल्टा C और इसको लिखा डेल्टा T, लेकिन ये स्मॉल टाइम में होने वाला स्मॉल चेंज है, इसलिए हम इसे डेल्टा के बजाय D से डोनेट करेंगे। तो अब ये आ जाएगा हमारा dC/dt, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है, यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो dC/dt है। आ गया समझ में? अब इसको हम कैसे केमिकल इक्वेशन में, जैसे हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखा था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी एक्सप्रेशन को किसी रिएक्शन के लिए लिखेंगे। तो चलिए आइए एक रिएक्शन के लिए हम जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट को लिखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसे हो, रिएक्शन में के लिए कैसे लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब देखो एक इक्वेशन हो रही है, सपोज करो ये इक्वेशन है A + 2B गिव्स C, और इस इक्वेशन के लिए हमें लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे वहां पे आपने लिखा था, ऐसे -1/1 करके ऐसे इक्वल, यहाँ क्या लिखोगे, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल, क्या लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, यानी ये का किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट को ये बता रहा है। ये जो DA, ये D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D, ये देख रहे हो ना तुम, ये विद रिस्पेक्ट टाइम, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करें, इंस्टेंटेनियस रेट को बता रहा है। अब अगर इसके लिए ग्राफ खींचा जाए तो ये रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही, ये प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही, प्रोडक्ट है, इसकी इंक्रीज कर रही।
तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए देखो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है तो आपका ग्राफ ऐसे चलता है ना। तो यहाँ पे ए कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट है हमारा, विद रिस्पेक्ट टाइम ये ए का कंसंट्रेशन लिया गया। अब पर्टिकुलर एक पॉइंट पर यहाँ पर हमें इसका जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट पता करना था, तो हमने क्या करा, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रा करा क्योंकि हम इसका स्लोप पता करना चाहते हैं। तो एक टेंजेंट ऐसे ड्रा किया गया इस एंगल पर, एक टेंजेंट ड्रा करा हमने। तो अब देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हो सकता है कि आपको अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो तुमको थीटा लेना है ये वाला लेना है, क्योंकि टेंजेंट का जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है, तो आपको ये वाला थीटा लेना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है कि आपको कोई एंगल दे और एंगल के बिहाफ पे आपसे इंस्टेंटेनियस रेट को पूछे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो बात करें अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो ऐसे ग्राफ उसका बनता है। अब यहाँ प्रोडक्ट कौन है, सी, तो यहाँ पे सी का कंसंट्रेशन दिया गया। अब पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट पता करना है, तो हम इसका स्लोप पता करना चाहेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे इस एंगल पर, ठीक है, आ रहा है समझ में। और इस तरीके से इसका स्लोप निकालेंगे, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, चेंज इन कंसंट्रेशन Tc विद रिस्पेक्ट टू। तो अब देखो आपको ये तो पता चल जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह हो सकता है कि आपको एंगल दे और ग्राफ दे और उसमें किसी एंगल पर ऐसे ग्राफ दे और आपसे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पूछे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आगे हम लोग इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब जैसे वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन का था करके आए थे कि अपीयर हो रहा था डिसो, सेम वैसे यहाँ भी होगा। मान लो एक रिएक्शन है 2x प्लस y गिव्स z, ये है, और इस रिएक्शन में भी वैसे ही सेम जैसे वहां किया था, वैसे यहाँ पे मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ y जो है वो कितना दिया गया है, सपोज करो दिया है 10 मोल पर लीटर, राइट, 10 मोल पर लीटर दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड आफ्टर 5 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ y क्या हो जा रहा है, 5 मोल पर लीटर, क्लियर, 5 मोल पर लीटर हो जा रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए, फर्स्ट पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, सेकेंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। तो सेम वैसे ही करना है, पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, -1/2, राइट, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो जहाँ डेल्टा था वहाँ डी आ गया, बस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y with respect to time equal change in concentration of z with respect to time, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x का फाइंड करना है, लेकिन कंसंट्रेशन किसका दिया गया है, y का दिया गया है, और टाइम भी दिया, तो पहले y का फाइंड करते हैं। तो y के लिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, एक साइड से लिखते हैं तो जगह कम हो जाती है,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल, पहले क्या था 10 था, बाद में क्या हो गया 5, 5 माइनस 10, क्लियर, कितने सेकंड में हो सब 5 सेकंड में हो, तो कितना आ गया -5/5 आ गया -1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, राइट। ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए आया, y के लिए आया, ठीक। तो ये y मतलब y का रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये मिला। अब इसके बिहाफ पे हम सबका पता कर सकते हैं। अब इसका अगर हमें डिसअपीयरेंस पता करना है तो इसका डिसअपीयरेंस पता करने के लिए पहला ये डिसअपीयरिंग पता करना, पता करते हैं, क्या लिखेंगे -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल, क्या लिखेंगे -1/1 राइट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर। अभी इसकी वैल्यू तुम फाइंड कर लियो, कितना फाइंड किया -1, तो -1 इंटू -1 राइट, ये भी यहाँ -1 आया, यहाँ भी -1 है, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, यानी 1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड आया। तो आ रहा समझ में अभी, सॉरी ये भी 2 है, 2 से उस साइड भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये 1 हुआ, और ये इस साइड से जाकर जब मल्टीप्लाई होगा क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टाइम, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2 मोल पर लीटर इनटू सेकंड। तो ये देखो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया, क्लियर। अब हमें इसका रेट ऑफ अपीयरेंस पता करना है, तो ये हो जाएगा, आ जाएगा, बहुत इजी है, सेम ऐसे ही क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल, ये रखोगे -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ पे ये चीज हम फाइंड करे थे, ये कितनी आई थी -1 आई थी, यहाँ -1 रखोगे, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो देखो मुझे मेथड समझाना है, अब वहाँ तो कैलकुलेशन और बड़ी बड़ी आएंगी, तो मेथड समझ में आया, तो इस तरीके से जैसे वहाँ पे फाइंड करा था एवरेज रेट में, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, बस वहाँ डेल्टा था, यहाँ डी है, बस इतने का चेंज है। अब कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दो, हो गया है। क्लियर यहाँ तक। आप देखो सपोज करो कि एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के लिए ये ग्राफ दिया गया है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है x प्लस 2y, चलो इसको ठीक है 2y गिव्स z, यही है रिएक्शन। अब इसके लिए यहाँ पे y का कंसंट्रेशन दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टाइम, और ये ग्राफ, और इसमें पॉइंट पर एक जो है वो स्लोप को फाइंड करने के लिए एक टेंजेंट ड्रा करा गया है ऐसे, ठीक है। अब ये टेंजेंट जो है वो 45 डिग्री पर सपोज करो ड्रा किया गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है, अब इससे आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ x, एंड पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑब्जेक्ट। तो कैसे करो, अब हम ये वाला एंगल लेंगे, हाँ 135 डिग्री, ये वाला एंगल लेंगे, और ये देखो हमें y का पता है, y का कंसंट्रेशन जो है वो हम यहाँ से हम किसका रेट ऑफ रिएक्शन इस ग्राफ के थ्रू पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं किसका इंस्टेंटेनियस, तो y के लिए पता कर सकते हैं,
कैसे पता करेंगे? इसका स्लोप फाइंड करेंगे। अब देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप होगा tan थीटा, ठीक। tan थीटा यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हम लिखेंगे tan 135, ठीक है। तो tan 135 यानी कि tan 135 यानी 180 माइनस 45 करेंगे, तो 180 के लिए 0 और 45 का -1, तो आ गया -1, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यानी कुल मिलाकर के हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया, ये देखो हमें पता चल गया dy चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये पता चल गया है ना, क्योंकि स्लोप पर tan थीटा इक्वल यही होगा। तो अब हमें ये पता चल गया, कितना पता चला, -1 फाइंड हो गया हमें, इतने मोल पर लीटर इनटू सेकंड, ये पता चल गया। देखिए स्लोप इक्वल tan थीटा इक्वल है क्या, ये आपका है, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन y विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यही तो है। तो अगर tan यहाँ पर इसकी वैल्यू पता कर लेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे आया, आप जब यहाँ फाइंड करोगे तो लिखोगे 180 माइनस 45 लिखोगे, 180 का 0 और 45 का -1, तो आ गया 0 -1 यानी -1। तो इस तरीके से आपको ये -1 वैल्यू मिली। अब ये आपको क्या मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया, किसका मिल गया, y का। तो बाकी का काम आसान है, जब इसका मिल गया तो बाकी का पता कर लेंगे। अब x कैसे पता करेंगे, तो चलो पहले लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, पूरी रिएक्शन के लिए, बहुत छोटा हो जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। चलो क्या लिखेंगे, लिखेंगे -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या पता करना है, रेट ऑफ रिएक्शन x, रेट ऑफ रिएक्शन जो x है वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो रख दो वैल्यू यहाँ पे -1/2, ठीक है। ये कितना फाइंड किए हो, -1 फाइंड किए हो, इंटू -1 माइनस माइनस प्लस आ गया 1/2, आया समझ में। तो 1/2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड आया। अब इसका रेट ऑफ अपीयरेंस जेड का पता करना है, ये इक्वल ये कर दो, क्या लिखोगे, सेकंड के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये इक्वल क्या लिखेंगे, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम -1/2, और ये कितना आया था, 1 आया था। अब यहाँ पे आप -1 रखोगे तो आ जाएगा 1/2 मोल पर लीटर इंटू। तो आपने देखा कि ये आया 1/2, किसके लिए आया, x के लिए आया, इसका डिसअपीयरेंस जितना इसका डिसअपीयरेंस उतना इसका अपीयरेंस हो रहा है, जैसे देखो सेम दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं इसके बारे में अगले वीडियो में।